नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पेपर को। पेपर है राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय विज्ञान कक्षा 8 का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 8वीं विज्ञान पेपर के वार्षिक परीक्षा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाली हूँ। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा के सभी प्रश्न देखेंगे और साथ में चित्र भी मैं आपको बताऊंगी कि वार्षिक परीक्षा में कौन सा चित्र आपसे पूछा है। तो चलिए बिना किसी देरी के पेपर की शुरुआत हम करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, हर एक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है, गेहूं चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। आपसे पूछा है गेहूं चना और मटर की फसल उगाने की अवधि क्या है। जून से सितंबर तक, अक्टूबर से मार्च तक, मार्च से मई तक या फिर मई से अगस्त तक। आंसर है अक्टूबर से मार्च तक। इसके बाद नंबर 2, भवन को आकाशीय बिजली से बचने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। आपने देखा होगा हमारा जो भवन बना होता है, घर बना होता है, उस घर में हम जो तड़ित एक इस प्रकार की डंडी यहाँ पर लगा देते हैं तड़ित के लिए। वो कहाँ पर लगी होती, भवन के कहाँ पर लगी होती, इमारत के शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर, इमारत के पीछे या फिर इसके पीछे, इमारत के बीच में या बिल्कुल इसके बीच में या फिर इमारत के सामने या फिर घर के सामने। तो उत्तर आपका यहाँ पर रहेगा इमारत के शीर्ष पर। इमारत के शीर्ष पर लगी होती है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से फसल के साथ उगे अवांछित पौधे को क्या कहते हैं। आपने देखा होगा आप खेतों में जो फसल लगाते हैं उसके फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे भी उग जाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट उत्तर है। इसके बाद नंबर 4 पर है, ईंधन की ऊष्मा को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जूल किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, किलोग्राम प्रति जूल या फिर किलो जूल प्रति ग्राम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी नहीं आती। ज्वालामुखी उद्भेदन, भूकंप, समुद्र में विस्फोट या फिर तड़ित। उत्तर आपको लिखना है तड़ित। तड़ित के कारण सुनामी नहीं आती। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक हमने सही विकल्प प्रश्न देखे 5 नंबर के। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास है रिक्त स्थान, जहाँ पर आपसे 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान पूछे हैं। सभी रिक्त स्थानों का हम यहाँ पर आंसर देखेंगे। पहला रिक्त स्थान आपसे नंबर 6 में पूछा है। प्रश्न नंबर 6, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली गैस बनती है। आपसे गैस का नाम पूछा है, कौन सी गैस बनती है। उत्तर हम लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस बनती है। प्रश्न नंबर 7 है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसे हम भूपर्पटी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है। अगर आप किसी विलयन में शक्कर को डाल देते हैं तो वह क्या होगा, कुचालक। विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत लेपन विद्युत धारा का प्रदर्शित करता है। विद्युत लेपन विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करता है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है, जो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो है सीएनजी। यहाँ पर आपके 5 नंबर के रिक्त स्थान कंप्लीट हुए। अब इसके बाद आप देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। 11 से लेकर तो 16 तक आपसे 6 नंबर के दो दो नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको छोटे ही देना है। प्रश्न नंबर 11 है, भंडार क्या है, इसके 2 उपयोग बताइए। भंडार बताना, भंडार क्या होता है और उसके 2 उपयोग। तो भंडार आपको पता होगा, सभी सामानों को एकत्रित करके सुरक्षित रखने की जगह को हम भंडार कहते हैं। उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, जहां उत्पादित वस्तु के कच्चे माल या अन्य सामग्री को वैज्ञानिक ढंग से सुरक्षित, व्यवस्थित और संरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखा जाता है, व्यवस्थित और संरक्षित, यानी कि वो खराब ना हो, इस प्रकार रखा जाता है ताकि भविष्य में उनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, भविष्य में वो आगे हमें काम आ सके। भंडार के उपयोग आपको लिखना है, माल की सुरक्षा और संचयन, मांग और आपूर्ति में संतुलन।
इसके बाद है प्रश्न नंबर 12, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे मृत जीवों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की रासायनिक प्रक्रिया के बाद बनने वाले ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। मृत जीव, जो भी मृत जीव होते हैं, जंतु से लेकर जानवर तक के, जब वो करोड़ों वर्ष तक ज़मीन में दफने रहते हैं, ज़मीन में दबे रहते हैं, तो उसमें रासायनिक प्रक्रिया होती है। उस रासायनिक प्रक्रिया के बाद में जो ईंधन बनता है उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इस प्रक्रिया में कितना टाइम लगता है? करोड़ों वर्ष लगते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? उत्तर हम लिखेंगे वह जनन जिसमें एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें आपको याद रखना है, एक नर तथा एक मादा मिलकर नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। नंबर 14, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित होती है? उत्तर हम लिखेंगे पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के निचले हिस्से में स्थित होती है। प्रश्न नंबर 15, किशोर अवस्था को परिभाषित कीजिए। किशोर अवस्था की परिभाषा आपको लिखना है, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 19 वर्ष तक आयु तक रहती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 से यहाँ केवल हम वही प्रश्न देखेंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हैं, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसके बाद की पेपर की जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। प्रश्न नंबर 16 पर हम बात कर रहे थे। प्रश्न है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जा सकता है? उत्तर है, भूकंप की शक्ति के परिणाम को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपसे 3 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 17 है, आदर्श ईंधन के 3 लक्षण आपको लिखना है। आदर्श ईंधन के 3 लक्षण है, आदर्श ईंधन जलने पर अधिक मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करता है। नंबर 2, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और इसकी कीमत कम होना चाहिए। यह सबसे सरल आसानी से मिलेगा, इसकी कीमत भी कम होगी, तभी वह एक आदर्श ईंधन बनेगा। नंबर 3, जलने के बाद यह हानिकारक गैस से धुआं या राख जैसे ठोस अवशेष नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जिस प्रकार आपने गैस देखी होगी एलपीजी, जलने के बाद ना तो वो राख, जब वो जलती जब ना तो राख बनती है उससे, ना धुआं निकलता है। तो इस प्रकार कोई सा एक आदर्श ईंधन होना चाहिए। प्रश्न नंबर 18, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? उत्तर लिखना है, यदि मिट्टी की ऊपरी परत हट जाए तो नीचे की कठोर और पतली परतें दिखाई देने लगेंगी। इससे ह्यूमस कम होती है, जिससे भूमि बंजर हो जाएगी। मिट्टी जो हमारी होती है, आपने मिट्टी के वो पढ़े होंगे कि कितने हमारी ज़मीन पर कैसी मिट्टी होती है। तो सबसे ऊपर आपने देखा होगा धूल वाली मिट्टी होती है, फिर थोड़ी रेतीली होती है, पत्थर वगैरह इसमें रहते हैं, फिर उसके नीचे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर रहते होंगे। इस टाइप से आपने जो है अपने विज्ञान चैप्टर में ये पार्ट पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ऊपर वाली परत हट जाएगी जहाँ सिर्फ धूल ही धूल मिट्टी, और फिर जब ऊपर की परत हटेगी तो नीचे पथरीली मिट्टी रहेगी जिसमें कोई अच्छा पदार्थ नहीं रहेगा, और उसके नीचे एक और मिट्टी होती है जिसमें ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें रहती हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 19, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, इसलिए हम 3 अंतर लिखेंगे। पहला अंतर है, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है तथा बाह्य निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है। नंबर 2, आंतरिक निषेचन भ्रूण शरीर के अंदर होने के कारण अधिक सुरक्षित रहता है, जबकि बाह्य निषेचन में अंडे और भ्रूण बाहरी वातावरण में असुरक्षित रहते हैं। नंबर 3, आंतरिक निषेचन मनुष्य, गाय, कुत्ता और मुर्गी में होता है। बाह्य निषेचन मेंढक, मछली और स्टार फिश में होता है। प्रश्न नंबर 20 से मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। यहाँ पर आपको उत्तर दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 से दिए गए बलों के एक एक उदाहरण आपको देना है। पेशी बल, पेशी बल का उदाहरण है बाल्टी उठाना या साइकिल चलाना। गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है पेड़ से फल का नीचे गिरना, और घर्षण बल का उदाहरण है फर्श पर लुढ़कती गेंद का धीरे धीरे रुकना। प्रश्न नंबर 22 से अपने दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के 3 उपयोग आपको लिखना है। उत्तर यहाँ पर है, वस्तुओं को जंग से बचाना। अब हम जो भी दैनिक जीवन में विद्युत लेपन करते हो किस लिए करते हैं? ताकि वस्तु में जंग ना लगे, चमकदार बने और सस्ता बनाने, वस्तु को सस्ता बनाने के लिए। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर वाले हैं।
नंबर 23 है, जीवाणु मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर भी आपको यहाँ दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, घर्षण से होने वाले लाभ एवं हानियाँ लिखिए। घर्षण से होने वाले लाभ आपको लिखना है, घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, पेन से कागज पर लिख पाते हैं और वाहनों में ब्रेक लगा पाते हैं। इसके बाद हानियाँ आपको लिखना है, पहले हमने लाभ लिखे, उसके बाद हानियाँ, मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, ऊर्जा की बर्बादी गर्मी के रूप में होती है और जूतों के तलवे घिस जाते हैं। ये आपके घर्षण के लाभ और हानियाँ हुई। अब इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 25, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण के कारण आपको लिखना है। ध्वनि प्रदूषण आपको बता दें, वातावरण में अत्यधिक अवांछित शोर को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे ट्रैफिक के समय पे गाड़ियों के हॉर्न का बजना, ये कैसा प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर दिया हुआ है, वाहनों का शोर, पटाखों का फटना, मशीनों की आवाज़, लाउड स्पीकर का तेज बजना और कारखानों का शोर, ये सभी आपके ध्वनि प्रदूषण के कारण है। प्रश्न नंबर 26 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आपसे एक चित्र जरूर पूछा जाएगा, इसलिए विज्ञान के पेपर में चित्र को अच्छे से याद करके जाएं और उनके नाम को भी याद कर लें। यहाँ पर हमने मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाया हुआ है। इसी प्रकार आपको परीक्षा में मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाना है। सभी नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसी के अथवा में आपको एक और चित्र दिया जाएगा, मानव में मादा जननांग का सूक्ष्म नामांकित चित्र। तो यहाँ पर आपको एक और चित्र दिया हुआ है। परीक्षा में आपको केवल एक ही चित्र बनाना है, दो चित्र नहीं बनाना है। दोनों चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छे से जाएगा। पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।